मेरे साथ सनी अग्रवाल जी इसमें मौजूद हैं, एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड। सनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। या नमस्ते रजत जी, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सर, इतनी भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है, तो बजट पे एक आपका कमेंट लेने से पहले मार्केट की इस करेक्शन पे आप क्या समझते हैं? इज इट अ रनिंग करेक्शन या फिर मामला बहुत ज्यादा सीरियस है? क्यों कांप रहा है बाजार? आई थिंक रजत जी, कहीं ना कहीं ग्लोबल रिस्क ऑफ है। ये ऐसा नहीं है कि सेलिंग सिर्फ इंडिया में ही है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बन जाती है मार्केट में, और स्पेशली अब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई है कि जहाँ पता नहीं कि कौन कौन से टूल को वेपन की तरह यूज करके आर्म ट्विस्ट करेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस ट्रेड डील को एक वेपन की तरह यूज करके अलग अलग एसेट्स पर अलग अलग देशों पे कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। और एट द सेम टाइम हमने चाइना में का भी पहले एक रूप देखा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके बीच में उन्होंने आर्म ट्विस्ट किया था ग्लोबली। जब उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पूरी दुनिया की मेजोरिटी उनके पास है, तो वहां वो उसमें कम उतार चढ़ाव करते रहते हैं, जिसके चलते ग्लोबली डिमांड सप्लाई इंपैक्ट होती है। तो मुझे लगता है कि अब जो पहले जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड था, अब क्लियर कट दिख रहा है कि एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन। हर कंट्री को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वेदर इट इज योर फूड रिक्वायरमेंट, वेदर इट इज डिफेंस रिक्वायरमेंट या इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। और ये जो ग्लोबल रिसेट है, इसके चलते कहीं ना कहीं ग्लोबल रिस्क ऑफ इवेंट प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है कि इक्विटी से मनी फ्लो आउटफ्लो होकर कहीं ना कहीं जो प्रेशियस मेटल्स है उसके तरफ जा रहा है। क्योंकि जब भी एक अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो वो जो स्टोर ऑफ वैल्यू है गोल्ड, उसके तरफ कहीं ना कहीं पैसा जाते हुए दिखता है, और वो सेम ट्रेंड अभी प्ले आउट हो रहा है। ये कब खत्म होगा? ऑब्वियसली जब जब तक ट्रम्प साहब के ओर से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है कि नाउ आई एम डन, और इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, और या तो फिर कोई टैरिफ है उसमें कहीं ढील दी जाए कोई देशों को, तो डेफिनेटली वहां कुछ एक सेंटिमेंट रिवाइव हो सकता है। टिल दैट टाइम थोड़ा सा अनसर्टन माहौल बना रहेगा। तो आज तो वो यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि जो होंगे, यूरोपीय नेता जो होंगे, उनके सामने वो स्पीच देने जा रहे हैं सर, देवोस में। अब क्या ऐसा बोल देंगे? क्या वो कुछ मामला शांत कराने की कोशिश करेंगे, या फिर जो एक बार कह दिया वो कह दिया, ग्रीनलैंड मेरे को दे दो, नहीं तो फिर मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, 8 देशों पे 10% का टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दूंगा। और कल तो फ्रेश फ्रेश 200% के फ्रेंच वाइन और शैंपेन के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से मना कर दिया था। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आज डेवोस में उनकी स्पीच है। आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? अगेन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा यू टर्न हम इमिडिएटली देखेंगे। रिसेंटली ही ट्रम्प साहब ने, लगता है कि उन्होंने अब मन बना लिया है कि ग्रीनलैंड जो है उन्हें डेफिनेटली एट एनी कॉस्ट उन्हें लेना है वो। और तो आज ये एक्सपेक्ट करना कि यू टर्न हो जाएगा ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट, और उसके चलते मार्केट में एक स्ट्रांग रिकवरी कल देखने मिलेगी, आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली इसके ऊपर कोई स्टेप ट्रम्प साहब लेंगे। मे बी आज जो स्पीच रहेगा इट विल बी कंटिन्यूटी ऑफ अर्लियर स्टांस की उन्हें अल्टीमेटली जो चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ट्रम्प साहब ने एक मैप भी दिखाया था, जिसमें हम कहते हैं कि अखंड यूएस, जिसमें यूएस, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और कनाडा जो है एक साथ क्लब करके दिखाया गया था। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब ये सिर्फ बात ग्रीनलैंड पर नहीं रुकेगी, आई थिंक आगे मामला जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट नर्वस है, और लगता है कि आज के स्पीच से ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल कर नहीं आएगा। आप क्या सलाह दे रहे हैं सर इस समय क्लाइंट्स को? क्या है, 25,000 के आसपास खरीदारी का मौका है, या फिर अभी अब बाजार और शेकआउट हो सकता है और गिर सकता है यहां से? आई थिंक एवरी डे थोड़ा सा मतलब नई रणनीति फॉलो करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और ये किसे पता पता भी नहीं कि कब तक ये अनसर्टेनिटी चलेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, ऑब्वियसली लिवरेज ना ले, दैट्स ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस दोनों ही एंड पर रखना जरूरी है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमने आज देखा विक्स में भी अच्छा खासा उछाल आज आया है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस का डेफिनेटली यूसेज करना चाहिए। और जो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट की रणनीति रहेगी, स्पेशली ऐसे कंपनीज में जो ऑलरेडी हम रिजल्ट आके देख चुके हैं कि अब तक ये क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो आउटलुक है थोड़ा रिलेटिवली बेहतर है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में एक वन ऑफ के चलते हमने नंबर थोड़े म्यूटेड देखे थे, बट ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वहां भी अच्छी है। तो आई थिंक सिलेक्टिव
सिलेक्टिव बाइंग की रणनीति फॉलो करना चाहिए रादर देन डिप्लॉइंग एंटायर कैपिटल एट वन गो। और जो एक सबसे बड़ा ट्रेड जो यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर लेते हैं हेड ऑफ बजट की, बजट में कुछ सेक्टर्स में कुछ आ जाएगा तो उसके चलते स्टॉक में रैली होगी। आई थिंक ऑफ लेट अभी जो शिफ्ट फोकस है इन्वेस्टर्स का वो ग्लोबल इवेंट पर जा चुका है। तो बजट के एक्सपेक्टेशन में कोई सेक्टर में स्पेसिफिकली पोजीशन बना लेना, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, रेलवेज हो गया, जो हम अब तक हर साल देखते हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एट करंट जंक्शन। सर कोई बहुत मेजर करेक्शन की उम्मीद पोस्ट बजट, या फिर प्री बजट तो पहले ही टूट चुके हैं 1200 पॉइंट से ज्यादा, तो पोस्ट बजट भी क्या कुछ अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई मार्केट को तो यहाँ से भी तगड़ा जा सकते हैं? कितना वर्स्ट के सिनेरियो में आपने क्या सोचा था कि 2026 की शुरुआत में कहाँ तक जा सकता है मार्केट? अभी का सिनेरियो देख के क्या लगता है? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसी ने सोचा नहीं था कि 2026 इतने बैड नोट पर स्टार्ट होगा, स्पेशली एक ग्लोबल रिस्क ऑफ इवेंट प्ले आउट होते दिखेगा। और जो हमने देखा है पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में सेंटिमेंट बहुत ज्यादा खराब हुआ है मार्केट को लेकर, और फेरोशियस सेलिंग चल रही है एफआई और एफआई की ओर से। इनफैक्ट कल के आंकड़े चौंकाने वाले थे कि एफआई की फिगर जो सेल फिगर थी सिर्फ 2700 करोड़ की थी। तो लगता है कि जो डोमेस्टिक एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल जिनकी लिवरेज पोजीशन है, वहां कहीं ना कहीं एक मार्जिन स्क्वायर ऑफ नजर आ रहा है क्लियर कट स्क्रीन पे। और वो दिख भी रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर की और एचएनआई फैमिली ऑफिस की पोजीशनिंग बड़ी होती है, वहां कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ आते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक अगेन टेक्निकली 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि अब उसके आसपास आज मार्केट मंडरा रहा है। तो लेट्स सी, अगर यहाँ स्टेबल होता है 1-2 दिन, यहाँ कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन देखने मिलता है, तो मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज अगर कहीं पॉजिटिव कोई कमेंट्री आती है तो रिकवरी देखने मिल सकती है। बट एज ऑफ नाउ ऐसे रिकवरी के साइंस के लिए हमें वेट करना होगा। ऑब्वियसली ग्लोबल रिस्क ऑफ जो ट्रेड है उसे कहीं ना कहीं रिस्क ऑन ट्रेड में कन्वर्ट होने में सेंटिमेंट का वेट करना पड़ेगा हमें। हर बार की तरह सर एसबीआई सिक्योरिटीज के पिक्स तो जानेंगे ही आपसे, लेकिन उससे पहले बजट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा थीम यही है कि बाजार के साथ साथ ये जो बजट आने वाला है इससे क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो, तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो आप सर? वित्त मंत्री क्या बोल सकती हैं इस बजट में, और क्या ये बहुत टफ बजट रहने वाला है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए? आई थिंक जो बजट के जो मेन की हेडलाइन नंबर जो हर कोई बारीकी से ट्रैक करता है, एक ओबियसली फिस्कल कंसोलिडेशन जो हम फिस्कल डेफिसिट के नंबर के फॉर्म में देखते हैं। लास्ट ईयर का जो टारगेट था 4.4% था FY26 का, लगता है कि वो मीट कर पाएंगे, क्योंकि एक एक और हमने देखा है कि रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा सा कम चल रहा है बिकॉज ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन रिसेंटली हमने देखा है। तो ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस भी रिलेटिवली जो मिनिस्ट्री की स्पेंड है वो हम ट्रैक कर रहे थे, वहां भी थोड़ा नंबर कम चल रहा है। तो लगता है कि फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है 4.4% ऑफ जीडीपी, दैट कैन बी एन अचीवेबल नंबर फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर के पर्सपेक्टिव से लगता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन का जो पाथ है जो फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले से बोलते आ रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी होते हुए दिखेंगे। ओबियसली जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मे बी क्लोजर टू 10% काइंड ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिस्कल डेफिसिट का नंबर 4.2 से लेके 4.3 का कुछ ना कुछ एक नंबर आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज केपेक्स, ऑब्वियसली जो कि आज के डेट में गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा पैसा स्पेंड कर रही है इकोनॉमी में। तो जो केपेक्स है उसमें इन लाइन विद नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ या स्लाइटली हायर देन दैट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 10 से 12% की ग्रोथ केपेक्स के नंबर में हम आने वाले बजट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना होगा कि 8 पे कमीशन का जो पे आउट है उसका भी प्रोविजन या तो गवर्नमेंट को ये अपकमिंग बजट में करना होगा, या आने वाले जो अगले साल का बजट रहेगा उसमें एक बड़ा पे आउट आएगा। तो लगता है कि जो रूम है टू स्पेंड अ लार्जर अमाउंट ऑन अ केपेक्स फ्रंट, तो ये यही रूम रहेगा। एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है बोरोइंग का, नेट बोरोइंग का नंबर। वहां भी मुझे लगता है कि ऐसे कोई बहुत बड़ा जंप नहीं देखेंगे हम। जो 12 लाख के आसपास का जो नेट बोरोइंग का नंबर है वो कहीं ना कहीं ये बजट में मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोरोइंग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली टारगेट बढ़ा देते हो तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे जीसेक यील्ड पर भी दिखता है, जहां यील्ड में हार्डन होने लगते हैं। अगेन इट्स लीड्स टू क्राउडिंग आउट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि बोरोइंग भी कहीं ना कहीं 12 लाख के करोड़ के आसपास का नंबर हम देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर ओब्वियसली जो पुश रहेगा इस बार, मुझे लगता है कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है जहां इंडिया को अल्टीमेटली एक लीप लेना होगा, तो वेदर इट इज अ सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर,
क्रिटिकल मिनरल्स जो लगते हैं बेसिकली सबके लिए, अब बैटरीज। तो अल्टीमेटली ये जो एक नया सेक्टर है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस बार मुझे लगता है कि आने वाले बजट में हम इसमें देखेंगे। डिफेंस ओब्वियसली बीइंग अ जियोपॉलिटिकल सिनारियो थोड़ा खराब है, तो लगता है कि डिफेंस एज यूजुअल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफेंस एक फोकस एरिया भी रहा है गवर्नमेंट का, तो वो एक फोकस एरिया रहेगा। एंड एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग जो हम देखते हैं कि पीएलआई के थ्रू कहीं ना कहीं सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही थी, आई थिंक दैट विल बी अगेन अ कंटिन्यूटी ऑफ पीएलआई स्कीम। ऑब्वियसली थोड़ा सा जिस तरह से मैं मीडिया में भी पढ़ रहा था, लगता है कि पर्सनल इनकम टैक्स के फ्रंट पर ऐसे कोई बहुत बड़ी जगह है नहीं। लास्ट ईयर ही काफी बड़ी रिलीफ दी थी गवर्नमेंट ने, मे बी माइनर टिंकरिंग वहां हो सकती है टू मेक द न्यू टैक्स रिजिम मोर कंपेलिंग, मोर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू द ओल्ड टैक्स रिजिम, ताकि मेजोरिटी लोग जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में मूव कर जाए। आई थिंक दैट विल बी स्टेप इन टुवर्ड्स दैट। और एक कस्टम ड्यूटी का जो एंगल है, जो बार बार कहीं ना कहीं हाईलाइट भी किया इंडस्ट्री ने, कि आपने जीएसटी का जो है रैशनलाइजेशन वो कर दिया, नाउ इट्स अ टर्न टाइम टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो होता है कस्टम ड्यूटी का, उसे कहीं ना कहीं ठीक करने में कुछ मदद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट फोकस जो बिजनेसेस हैं उनको कहीं सपोर्ट मिलने के एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी जिस तरह से सिनारियो ग्लोबली खराब हो रखा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डील, तो ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो एक उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की कोशिश इस बार रहेगी। एंड ऑब्वियसली जो जो फोकस फ्लैगशिप स्कीम्स है, वेदर इज हाउसिंग, वेदर इज नरेगा, जिसका भी नाम भी चेंज हुआ है ऑफ लेट, तो जो रूरल फोकस जो है एक्टिविटी, जैसे हम कुसुम 2 का जो स्कीम है जो 2019 में लॉन्च हुआ था, उसकी अब डेडलाइन आ गई है, तो नए कुसुम 2 स्कीम की जो अनाउंसमेंट है और उसका जो बजट का प्रावधान है, वो भी हम इस बार इस बजट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि रजत जी बजट जो है अब एक मोर ऑफ एन विजनरी एंड डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट हो चुका है, क्योंकि पूरे साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट और रिफॉर्म प्रोसेस गवर्नमेंट लेते रहती है। तो बजट इज मोर ऑफ एन विजन डॉक्यूमेंट के आने वाले 12 महीने में एज एन कंट्री मैन व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट, और उसके तरफ हम ग्रेजुअली स्टेप्स हम गवर्नमेंट के ओर आते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपने कस्टम कस्टम ड्यूटी कट के बारे में बात की सर, ये कोई बहुत बड़ा एक स्टेप जो है वो सरकार इस बजट में ले सकती है क्या? हमने पिछली बार जीएसटी रैशनलाइजेशन देखी है, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स, लेकिन अब कस्टम ड्यूटीज घटाने पे सरकार का फोकस होगा क्या? घटाने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश रहेगी। केस इन पॉइंट, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो उसके उसके कारण क्या होता है कि उसकी जो इनपुट मटेरियल की जो ड्यूटीज है वो फिनिश गुड के ड्यूटी के सामने ज्यादा हो जाती है, तो उसके कारण एक कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज रहता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, यहाँ कोई फिनिश गुड बनाते हो, और फिर से जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप एक्सपोर्ट के परस्पेक्टिव से आप इनकॉम्पिटिटिव हो जाते हो, क्योंकि आपका इनपुट मटेरियल ही बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो फिर से कम्पिटिटिव हो सके। तो आई थिंक ऐसे कुछ पॉकेट्स है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने ये कहीं ना कहीं मुद्दा भी रेज किया है कि जो की इनपुट मटेरियल है जैसे मोबाइल बनाने में, वेदर इट इज कैमरा मॉड्यूल या कोई भी स्क्रीन है, उसमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी जो 15% है उसे घटाकर 10% कर दी जाए, ताकि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की वो बढ़ते हुए दिखेगी। एंड अहेड ऑफ दैट, ऑब्वियसली इंडिया यूरोप की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातें हो रही, कल डायवोस में भी हमने सुना कि शायद 26 जनवरी के बाद इसकी कुछ अनाउंसमेंट आ सके, तो मे बी दैट विल बी अगेन बूस्टर फॉर इंश्योरिंग कि इंडिया इंडिया के जो बिजनेसेस एक्सपोर्टर हैं उन्हें यूएस के अलावा बाकी के जो मार्केट्स है उसमें कम्पीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट सेल करने में कहीं ना कहीं मदद मिल सके। आपकी तो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बात होती रहती होगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप जाते रहते होंगे, रिसर्च भी बहुत सॉलिड है एसबीआई सिक्योरिटीज की, तो अभी आपको इस समय का सिनेरियो देख के क्या लग रहा है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेट्स के बीच में, क्या निजी कंपनियां कैपेक्स करने को तैयार हैं? क्या वो क्षमता विस्तार को तैयार हैं, या फिर वो अभी थोड़ा रुकना चाहती है? क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि सरकारी कैपेक्स बढ़ रहा है, निजी क्षेत्र का कैपेक्स उतनी स्ट्रांग नहीं बढ़ रहा है, और सरकार को यही चाहिए कि निजी क्षेत्र की भी भागीदारी बढ़े। तो आपकी जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बात होती है, आपका उससे क्या समझना है? क्या इंडस्ट्री तैयार है क्षमता विस्तार करने के लिए अभी भारत में?
आई थिंक ऑब्वियसली जो एक प्राइवेट सेक्टर होता है उसे ग्लोबल सिनारियो देखकर अपना केपेक्स प्लान करना होता है, क्योंकि कोई भी केपेक्स है उसका जो बेनिफिट है आने वाले 5 से 10 सालों में वो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री को मिलता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आज के डेट में जहां गवर्नमेंट का पैसा फ्लो हो रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इंसेंटिव है, वो सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो केपेक्स बना हुआ है। ऐसा नहीं कि केपेक्स में स्लो डाउन है। जैसे हमने देखा कि जो जो सेक्टर में पीएलआई का सपोर्ट रहा था, वेदर वेदर इट इज ऑन ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वहां अगर आप देखेंगे कि जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो भी अपना जो केपेक्स का प्लान है उसमें उन्होंने कहीं भी स्टेप बैक नहीं किया। इनफैक्ट वहां एग्रेसिव होकर कंपनीज काम कर रही है, इनऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रही है, बिजनेसेस को एक्वायर करके स्केल करना। तो आई थिंक इट इज सब्जेक्ट टू विच इंडस्ट्री यू आर पार्ट ऑफ। ऑब्वियसली ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे सीमेंट है, स्टील है, वहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है केपेक्स डिसाइड करने के लिए। जब तक आप आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के 75-80% के आसपास नहीं जाओगे तब तक आप नया केपेक्स प्लान नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी खड़ी है उसे आपका जब तक यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा आप नया केपेक्स नहीं सोचोगे। तो आई थिंक इट वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट मुझे लगता है कि जहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट है अल्टीमेटली वहाँ केपेक्स बना हुआ है। जहाँ ऑब्वियसली कई हर्डल्स है बिजनेस के लिए, जैसे एक्सपोर्ट फोकस बिजनेस जैसे हम टेक्सटाइल है, वहाँ सबको पता है कि अब ट्रेड डील जब तक नहीं होगी तब तक शायद उनके लिए कहीं ना कहीं मार्केट जो है म्यूटेड रहेगा, बिजनेस म्यूटेड रहेगा। तो वहाँ ऑब्वियसली वो लोग स्टेप बैक लेंगे कि एक बार देख लेते हैं, ग्लोबली अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगी, मुझे कहीं एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा मार्केट में, तब जाके मैं अपना नया केपेक्स प्लान करूंगा। टिल दैट टाइम आई वुड लाइक टू डिफर माई केपेक्स। तो आई थिंक सब्जेक्ट टू इंडस्ट्री केपेक्स मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जारी है। कुछ सेक्टर में जहां हर्डल्स है वहां डेफिनेटली एक स्टेप बैक कॉर्पोरेट्स ने लिया है, जो कि जायज भी है ऑब्वियसली। एज अ कंपनी आई एम ऑल्सो आंसरेबल टू माई शेयर होल्डर, आई एम आंसरेबल टू माई बोर्ड, राइट। तो मैं जब तक रिटर्न नहीं दिखाऊंगा मेरे केपेक्स को इन्वेस्ट करने के बाद, तब तक मुझे वो जस्टिफाई भी नहीं हो पाएगा मेरे लिए केपेक्स। बाजार के लिए क्या आ सकता है सर बजट में? क्या कोई एसटीटी कट या फिर कैपिटल गेन टैक्स कट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि बीइंग अ कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट, और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कैपिटल गेन टैक्स लगाया है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए एक कहीं ना कहीं एक निगेटिव भी है, क्योंकि एक और हम देख रहे हैं कि रुपी कंटिन्यूसली वीकर फुटिंग पर है। ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स जो नेट नेट रिटर्न होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। और सेकंड ऑब्वियसली कमिंग टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ऑब्वियसली इनके लिए भी कहीं ना कहीं जो रिटर्न है वहाँ कम होते हुए दिखता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई रैशनलाइजेशन का स्टेप लिया गया तो इट विल बी डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप फ्रॉम एन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट उसे अप्रिशिएट भी करेगा। बट ओवरऑल मुझे जिस तरह से पिछले 12-15 महीने में डिस्कशन चल रहा है रेगुलेटर का, गवर्नमेंट का, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि फोकस विल बी टू एंश्योर कि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है कैपिटल मार्केट में वो कम हो और कैश मार्केट के और इन्वेस्टर ज्यादा जाए। तो हो सकता है कि एक सिलेक्टिव मेजर्स लिए जाए, जैसे एसटीटी ऑन कैश ट्रांजैक्शन, उसमें कहीं रिडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो दैट टू मेक कैश मार्केट मोर अट्रैक्टिव। या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भले ही परसेंटेज चेंज ना करे, मे बी टेन्योर थोड़ा चेंज करके वहां थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे, ताकि यू कैन प्रमोट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल मार्केट, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो आज हम देखते हैं कि एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से वो चार्ज होता है। तो दैट हैज मेड एन एफडी एन वेरी अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन इन अ करंट सिनारियो। तो वहां अगर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप बैंक देखेंगे तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, और बैंकिंग एक बैकबोन होता है कोई भी इकोनॉमी का। जब बैंक को एक चीपर कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फंड मिलेगा तो ऑब्वियसली जब वो लेंडिंग करेंगे वो भी कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट पास ऑन करते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा पूरे बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी के लिए। ये, अब सर सेक्टर्स क्या पसंद आ रहे हैं अर्निंग सीजन को देखते हुए जो अभी तक बीत रहा है, उसके चलते कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो आप हाईलाइट करके रखे हुए हैं आपने? और दूसरा, अगर हम थोड़ा पर्सपेक्टिव बड़ा कर दें, बजट के बाद का भी देखें, तो आपको क्या लगता है 2026 में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से होंगे? आई थिंक ऑब्वियसली रजत जी एनबीएफसी और बैंक जो है वो बहुत स्वीट स्पॉट में है, स्पेशली एनबीएफसी जहाँ इमीडिएटली रेट कट का जो बेनिफिट है वो प्ले आउट होते भी दिख रहा है। और जिस तरह से हमने रिसेंटली दो चार बड़ी डील होते हुए देखी है एनबीएफसी में, जैसे श्रीराम फाइनेंस में बड़ा कैपिटल लगाया गया, सम्मान कैपिटल में लगाया गया, और एट द सेम टाइम बैंकिंग साइड में देखते हैं तो आरबीएल बैंक में बड़ा कैपिटल आया, यस बैंक में आया, फेडरल बैंक में आया। तो मुझे लगता है कि
जो कोई भी बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसी सेक्टर होता है वो कोई भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। एंड इन अ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो एनबीएफसी पहले बेनिफिशियरी होते हैं और बैंक जो है थोड़े समय के बाद उसका बेनिफिट प्ले आउट होते हुए दिखता है। तो आई थिंक ये जो पूरा पैक है अभी भी अच्छा लग रहा है, स्पेशली जिनमें नतीजे अच्छे आए, जैसे हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा वन ऑफ के चलते ऑप्टिकली नंबर खराब दिख रहे हैं, बट अगेन वन ऑफ एन लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो वहां लगता है कि आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी रहेगी। फेडरल बैंक के नंबर अच्छे हैं। अगर हम एनबीएफसी की बात करते हैं, श्रीराम फाइनेंस अभी भी वैल्यूएशन पर थोड़ा चीपर लग रहा है। तो आई थिंक बैंक्स एनबीएफसी एज अ पैक इज वेल प्लेस फॉर डिसेंट ग्रोथ ओवर 4 to 8 क्वार्टर। ऑटो एंसिलरी ऑब्वियसली जीएसटी कट के बाद जो एक अपटिक देखा है हमने वॉल्यूम में, लगता है कि आने वाले समय में यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रहेगी। तो ऑटो एंसिलरी एक जो पैक है उसमें भी करेक्शन भी हुआ है ये वाले फॉल में। आई थिंक थोड़ा वैल्यूएशन भी रीजनेबल होते हुए दिख रहे हैं, तो दैट कैन बी वन फोकस एरिया। डिफेंस में जो लार्ज कैप डिफेंस कंपनीज है जैसे बीईएल टाइप, जो मुझे लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस पर बना रहेगा, तो अगेन तो डिफेंस या फिर लार्सन एंड टुब्रो टाइप जो कि एक वेल डाइवर्सिफाइड कैप गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है, इस पर फोकस करना चाहिए। मेटल्स एंड माइनिंग आई थिंक इसमें बात करने की जरूरत नहीं, सभी को पता है कि यू नेम द नॉन फेरस कमोडिटी वेदर इट इज एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सभी में एक अच्छी खासी रैली प्ले आउट हो रही है। और उसी का नंबर्स में भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली वो प्ले आउट होते दिखेगा। एक कॉन्ट्राबेट के तौर पर हालांकि मार्केट के सेंटिमेंट वीक है, बट कैपिटल मार्केट का जो प्ले है ऑब्वियसली जब मार्केट के सेंटिमेंट वीक होते हैं तभी आपको ऐसे कंपनी जो है सस्ते भाव में लेने मिलेगी, क्योंकि जब मार्केट सेंटिमेंट रिवाइव होगा तो इसमें सबसे पहले रैली प्ले आउट होती है। तो जैसे 361 वेल्थ जो है उसके नंबर्स काफी अच्छे आए थे, सभी एएमसी कंपनीज के नंबर अच्छे आ रहे हैं, एचडीएफसी एएमसी के नंबर भी काफी अच्छे आए थे। तो मुझे लगता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैपिटल मार्केट प्ले ये ग्रेजुअल पोर्टफोलियो में लेने का एक अच्छा मौका ये करेक्शन दे रहा है। एंड न्यू एज बिजनेसेस सिलेक्टिवली, हालांकि आज इटरनल के नंबर्स आएंगे, बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली न्यू एज बिजनेस जो है वो भी उनका जो रनवे है काफी लंबा है आने वाले समय के लिए। तो ऐसे कुछ चुनिंदा सेक्टर। एंड रिसाइकलिंग विच इज एन अगेन सेक्टर विच इज कॉम्प्लीमेंटिंग मेटल्स एंड माइनिंग। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम कॉपर के दाम जिस तरह से स्पाइक हुए हैं, मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा पुश मिलेगा अल्टीमेटली। एट अ लोअर कॉस्ट आपको एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करना है, तो रिसाइकलिंग से अच्छा और कोई सेक्टर नहीं है। तो आई थिंक रिसाइकलिंग इज द वन थिंग विच आई फील इज लाइकली टू डू वेल ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ, क्योंकि अगर मेटल्स के दाम ऊपर ही बने रहेंगे तो रिसाइकलिंग को कहीं ना कहीं एडिशनल पुश मिलते हुए दिखेगा। सर वो सरकार की आमदनी इस बार थोड़ा डगमगाई है, क्योंकि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म हुए थे तो जीएसटी कलेक्शंस उतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं। तो ये रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए या फिर सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कर सकती है क्या, और उसके चलते सरकारी शेयर्स को रेडार पर रखना चाहिए अभी, या फिर ये वैसा ही सेक्टर है कि भैया जब 1-2 साल चल गया तो उसके बाद फिर ठुस पड़ा। अगर रजत जी, हम अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, बट हमने देखा है कि टाइम एंड अगेन जो डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट्स है वो मीट नहीं हो पाते, क्योंकि दैट इज सब्जेक्ट टू अ मार्केट सेंटिमेंट ऑल्सो। और इस बार भी लग रहा है कि जो आईडीबीआई बैंक का जो एक बड़ी राशि जो गवर्नमेंट को मिलने वाली थी, लगता है कि FY 27 में स्पिल ओवर होते हुए दिख रही है। सिमिलरली आई थिंक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि वहां भी वो अपना स्टेक रिड्यूस करना चाहेंगे, तो लगता है कि वो भी FY 27 में स्पिल ओवर होते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक यस, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ वन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट वो जो नंबर है अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो वो थोड़ा सा अचीव नहीं होता है ड्यू टू वन रीजन और अनदर, क्योंकि उसमें कैपिटल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक लेट्स सी कि कैसे प्ले आउट होगा। आई थिंक जो कंजम्पशन की जो थीम है, मुझे लगता है कि उसका पूरा बेनिफिट अभी इकोनॉमी में प्ले आउट नहीं हुआ है, वेदर इट इज जीएसटी का रैशनलाइजेशन रिसेंटली ही हुआ है, इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है, या जो आपका इंटरेस्ट रेट कट का जो बेनिफिट है। तो अगर मुझे लगता है कि कंजम्पशन पिकअप होगा तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में ग्रेजुअली आते हुए दिखेगा, एंड दैट शुड ड्राइव द टैक्स रेवेन्यू। एंड ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन के आंकड़े भी नॉर्मलाइज होते दिखेंगे, जो आज एक नॉमिनल 1% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है, वो जब बढ़कर 3-4% होगा तो ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है, तो आपका जो टैक्स कलेक्शन है जो कि वैल्यू से लिंक होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट आते हुए दिखेगा। तो आई थिंक नॉमिनल जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगी, ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन में भी आगे आने वाले समय में इंप्रूवमेंट आते दिखेगा। तो आई थिंक दैट शुड टेक केयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स कलेक्शन टारगेट। सर अब आपकी बजट पिक्स, दो पिक्स कौन सी हैं?
रजत जी, आई थिंक बजट पिक इन अ करंट सिनारियो डिस्कस करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर्सपेक्टिव बड़ा कर देते हैं सर, पोस्ट बजट कौन से स्टॉक्स हैं जो पर हैं, सब जानना चाहते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल सबसे बेहतर पिक्स कौन से। डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि स्टैगर्ड वे में खरीदें, ये मार्केट का मूड माहौल ही वैसा नहीं है कि आप एक पर बढ़िया वो बता देंगे सनी जी। सनी जी प्लीज अपनी पिक्स शेयर कर सकते तो अगेन स्टिल में थोड़ा बजट का फ्लेवर रखते हुए डिफेंस सेक्टर से बीएल को मैं चूज करूंगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जहाँ लगता है कि ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, और आने वाले समय में जिस तरह से जियो पॉलिटिकल सिनारियो प्ले आउट हो रहा है, और एक एक बेनिफिट इंडिया यूएस की, अगर इंडिया और यूरोप की ट्रेड डील होती है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस कंपनीज को एक बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, यूरोप को भी कहीं ना कहीं अपना डिफेंस का जो प्रोग्राम है उसे स्ट्रेंथन करना है, और आज के डेट में उसे सपोर्ट करने वाली एक ही इकोनॉमी है जो मुझे लगता है कि इंडिया कैन प्रोवाइड एन रिलायबल सपोर्ट हो। क्योंकि गिव एंड टेक एग्रीमेंट होगा, इंडिया जैसे फ्रांस से इंजिन ले रहा है, ऑब्वियसली इंडिया कैन सप्लाई मेनी इक्विपमेंट टू यूरोप ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि बीएल इज द वन कंपनी विच फिट्स इन दिस एंटायर क्राइटेरिया। एक ब्रॉडर इकोनॉमी का प्ले अगर हम देखते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। हालांकि इस बार के, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ऑप्टिकली नंबर खराब लग रहे हैं, बट उसमें वन ऑफ था, इसलिए नंबर्स आपको दिखेंगे कि बहुत म्यूटेड रहे थे। बट आने वाले समय में ये जो वन ऑफ है ये नहीं आते हुए नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक रिलेटिवली सेफर बेट है अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को रडार पर रखते हैं। दूसरा, कंजम्पशन रिलेटेड प्रॉक्सी प्ले श्रीराम फाइनेंस को मैं रखना चाहूंगा। रिसेंटली बड़ी डील भी हुई है, बड़ा फंड इन्फ्यूजन कंपनी में हुआ है, और वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से अभी भी काफी चीप है अगर आप चोला के सामने देखते हैं तो श्रीराम फाइनेंस इज अनदर स्टॉक विच आई वुड लाइक टू कीप ऑन रडार। ऑटो एंसिलरी से मुझे लगता है कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर एज अ पैक इज लाइकली टू डू वेल ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो टीवीएस मोटर को मैं अपने वॉच लिस्ट में या रिकमेंडेशन में रखना चाहूंगा, जो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। और एक ट्रैक्टर सेगमेंट को प्ले करने के लिए स्वराज इंजन, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, काफी अच्छे नतीजे आए थे इस बार भी, और अभी अगर आप देखेंगे पोस्ट करेक्शन अब 20 के पी मल्टीपल पर वो कंपनी मिल भी रही है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है, बैक बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप लाइक महिंद्रा। तो स्वराज इंजन को रिकमेंड करना चाहूंगा। सर आखिरी प्रश्न है, लेकिन उसमें पहले प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, वही जो जैसे कि अभी तक का पैटर्न चल रहा है वो प्रश्न पर। सिर्फ आपको मैं आंकड़े बताऊंगा, मेरे को बताना है एसेट क्लास। 1,58,000 के पार और 3,34,000 के पार। आई थिंक अगेन ये मतलब अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करेंगे, तो आज के डेट में जो गोल्ड और नहीं, सिल्वर का जो पर सच्ची में गोल्ड और सिल्वर ने गदर कमाल नहीं कर दिया है। आप यस। पहले तो ये बताएं कि क्या आप ट्रैक करते थे गोल्ड और सिल्वर को आज से 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले, और क्या अभी फोमो फैक्टर हावी है। जिस इन्वेस्टर से बात करो बोल रहे हो यार गोल्ड और सिल्वर तो लिया ही नहीं, बताओ इक्विटी मार्केट के पीछे पड़े हुए हैं सब, और असली पैसा तो बना है गोल्ड और सिल्वर में, तो अभी क्या करना चाहिए। ये तो फोमो फैक्टर है, और हम देखते ही एसेट क्लास को तब है जब वो भाग चुकी होती है। तो 3,34,000 प्रति किलो सिल्वर, और गोल्ड 1,57,000 के पार प्रति 10 ग्राम। तो क्या करना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से सिल्वर का जो ट्रेड है काफी रिस्की है एट द करंट जंक्शन, क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी। और जिस तरह से चाइना ने एक अपना स्टांस लिया हुआ है कि मैं सिल्वर एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, जो कि वन ऑफ एन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट होता है, राइट। सिल्वर आप मतलब कोई माइन करके सिल्वर नहीं निकालते हो, आप जिंक बनाते हो, उसका एक बाय प्रोडक्ट सिल्वर होता है। और क्या होता है ना, सिल्वर का जो यूसेज है, जो पहले 60,000 के भाव में अगर आप सोलर पैनल में यूज करते थे, उसके सामने जब आप 3.5 लाख रुपए की सिल्वर जब आप सोलर पैनल में डालोगे, तो प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं खत्म होते हो जाती है। तो जब जब ऐसा आता है ना, जो बोलते बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब ऑब्वियसली एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल, मैं उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठीक है कि मैंने सिल्वर की जगह कोई दूसरा बेटर कंडक्टर यूज किया, ताकि मेरी जो कॉस्टिंग है वो भी कम रह सके। ठीक है, थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बट जो बोलते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो हर मैन्युफैक्चरर करेगा, और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो एक लेवल के बाद जो है ना, इंडस्ट्रियल कमोडिटी का जो यूसेज है वो कहीं ना कहीं श्रिंक होते चला जाता है एक प्राइस के ऊपर। तो आई थिंक दैट्स एन, क्योंकि सिल्वर को अल्टरनेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिल्वर का अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि सिल्वर का यूसेज एक वन ऑफ बेस्ट कंडक्टर के फॉर्म में यूज होता है।
दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि सिल्वर थोड़ा सा रिस्की है एट करंट जंक्शन। इवन अगर सिंपल मैथमेटिक्स करोगे गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का जो हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे, तो अगेन दैट इज वेरी अनफेवरेबल इन द फेवर ऑफ सिल्वर। उसके सामने लगता है कि गोल्ड जो है वो रिलेटिवली बहुत चीपर हो गया है सिल्वर के सामने। और गोल्ड एटलीस्ट है कि गोल्ड में स्टोर ऑफ वैल्यू है, सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी जो ग्लोबल ट्रेड करेंसी है उससे ट्रस्ट हटता है, तो ऑब्वियसली गोल्ड बैक कोई नई करेंसी आने की उम्मीद होती है। जैसे हमने 1974 तक तो, जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब तक हुई नहीं थी, तब तक तो जितनी भी करेंसी प्रिंट करनी होती थी आपको एक गोल्ड की बैकिंग लगती थी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर डी डॉलराइजेशन इज द ट्रेंड विच इज पिकिंग अप, समझो ब्रिक्स ने कोई करेंसी लॉन्च करी, तो हो सकता है कि इट कैन बी बैक बाय गोल्ड, या बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो है बैक बाय गोल्ड, वो एक फिजिबिलिटी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस अगर मुझे सिल्वर और गोल्ड से चूज करना होगा तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड गोल्ड के फेवर में लगता है। बट हैविंग सेड दैट, अब ये कॉल लेना कि $4800 जो गोल्ड का रेट है, क्या अब ये यहाँ से 8000 इमीडिएटली हो जाएगा, दैट इज समथिंग। मतलब क्या होता है ना कि अगर आप हिस्ट्री भी निकाल के देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में ऐसा होता है कि एक साल बहुत बड़ी रैली होने के बाद यूजुअली वो 7-8 साल कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। तो बस मेरा एक डर है कि जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है तब तक ऑब्वियसली एक रैली गोल्ड और सिल्वर में बनी रहेगी। और जैसे ही थोड़ा सा रिस्क ऑन होने लगेगा, रिस्क ऑफ से हटके हम जब रिस्क ऑन ट्रेड की ओर जाएंगे, तो ऑब्वियसली पैसा जो है प्रेशियस मेटल से निकलकर फिर से जो अदर एसेट क्लासेस में जाने लगेगा। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ सिल्वर आई वुड रिकमेंड गोल्ड, एंड दैट टू इन अ स्टैगर्ड मैनर। मतलब ये तैयारी रखना है कि हो सकता है कि जो 1.5 लाख वाला जो गोल्ड है, हो सकता है 2 लाख भी हो सकता है और 1,10,000 भी हो सकता है। तो इट कैन स्विंग इन बोथ द डायरेक्शन नहीं, आप एज वी गलत बोल स्पीक। रहे हो सर, ये अच्छा गोल्ड बोल रहे हो, अच्छा सही, मेरे को लगा गोल्ड सिल्वर बोल गोल्ड रहे हो। तो नहीं, मतलब गोल्ड। माइंडसेट में ऐसी चीज है ना कि सिल्वर का रेट होता था 1.5 लाख, अभी सच्ची में 1 साल पहले ये नहीं था, सिल्वर का रेट होता है 1.5 लाख, और गोल्ड का हो रहा है 1.5 लाख, और सिल्वर हो रहा है 3,34,000। यस, तो आप बोल रहे हो फ्लक्चुएशन ज्यादा रह सकती है दोनों ही एसेट क्लासेस में, दैट इज। ऑब्वियसली एक वर्टिकल राइज हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि ये राइज ग्रेजुअल हुआ है। जब एक वर्टिकल कोई भी चीजों का राइज होता है तो मुझे लगता है कि मोर ऑफ एन पेपर ट्रेडिंग अभी हो रही है। किसी का शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है, किसी की शॉर्ट पोजीशन अटकी हुई है और उसे कहीं ना कहीं एग्जिट नहीं मिल रहा है, जो कि हम इक्विटी मार्केट में भी देखते हैं। हमने रिसेंटली ग्रो के शेयर्स में देखा था कि नहीं सॉरी, मीशो के शेयर्स में देखा था कि लिस्टिंग होने के बाद 7 या 8 दिन में डबल हो गया था। फिर अगर आपने थोड़ा डीप डाइव करके देखा तो किसी ने इंट्राडे में वो शेयर्स को शॉर्ट कर रखे थे और उन्हें शॉर्ट काटने का मौका नहीं मिला। तो दैट इज द रीजन उन्हें फिर ऊपर के भाव में ओपन मार्केट तो से ये लेना सट्टे पड़ा। की वजह से हो रहा है, वाकई सट्टे की वजह से हो रहा है कि शॉर्ट स्क्वीजिंग की वजह से, या फिर वाकई हम सब लोगों ने अचानक से वो सोशल प्लेटफॉर्म पे बोलना शुरू कर दिया कि फिजिकल डिमांड बढ़ गई है। कौन सी इंडस्ट्री खरीद रही है? आप ही तो बोल रहे हो कि फिजिबिलिटी नहीं वही बैठेगी मतलब तीन वही लाख मैं चौंतीस मैं- हजार वही मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल डिमांड एज द यूसेज ऐसा नहीं हुआ है तो कि रीलें पिछले तो ऐसी बन रही है, रील में ऐसे बन रही तीन है, और पेपर पढ़ो तो उसमें भी ये लिखा होता है फिजिकल डिमांड बढ़ रही है। चाइना वालों ने तो नहीं बताया फिजिकल डिमांड बढ़ रही है, लेकिन वो होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट कर्व्स लगा हाँ, दिए होर्डिंग सिल्वर के ऊपर। होर्डिंग इज डेफिनेटली, वो तो कोई भी चीजों का नेचर होता है। आप सिल्वर क्या, अगर पहले एक समय अगर आपको याद होगा शुगर में भी ऐसा होता था कि जब लगता था कि अब शुगर का प्रोडक्शन कंट्री में कम होने वाला है, तो जो ट्रेडर थे वो होल्ड कर लेते थे और उसके फिर जब वो शुगर का दाम बढ़ता था तो उसे डंप भी कर देते थे। तो होल्डिंग जिसे हम कहते हैं वो चल रहा है कि एक होता है कि आने वाले समय में ये प्रोडक्ट, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ। उसके चलते जब मार्केट में डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो रेट बढ़ेंगे, तब मैं इसे प्रॉफिट के लिए एनकैश कर लूंगा। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन होल्डिंग रादर देन एक्चुअल डिमांड चेंज। ऐसा नहीं है कि रातों रात सिल्वर की डिमांड डबल हो गई है इन इंडस्ट्रियल यूसेज। ऑब्वियसली होल्डिंग के चलते हो सकता है कि डिमांड सप्लाई गैप है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्क है। आई में भी रॉन्ग, हो सकता है कि 3.5 लाख वाली चांदी पहले 5 लाख हो और फिर करेक्ट हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स इन नो मैंस लैंड। किसी को ही पता नहीं कि आगे जाके अब सिल्वर पहले करेक्शन होगा और फिर चलेगा, या पहले ऊपर जाके फिर करेक्शन होगा।